हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैं एफएमजी कैसे पास किया, मेरा टाइम टेबल क्या था, मेरा स्ट्रेटजी क्या था, मैं कैसे प्रिपरेशन करता था। मैं आज सारे वो चीज़ बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कौन कौन सी गलतियां मैंने की थी, वो फिर आप रिपीट नहीं कीजिएगा। हालांकि मैं मिस्टेक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप चाहे तो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। तो सबसे पहले तो जब हम अब्रॉड से इंडिया में आए तो उस वक्त हमें कुछ नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है, कौन सा रिसोर्सेस है, कौन सा कोचिंग हम लें, क्या क्लास करें, क्या क्लास नहीं करें। हमें बेसिकली कुछ नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज के साथ हम यहाँ पे आए थे। और वहाँ पे भी हम ऑनलाइन फैकल्टी जैसे कि प्रेप लीडर को प्रेफर करते थे और प्रेप लीडर को ही पढ़ते थे। तो अप्रोक्स थर्ड ईयर में मैंने प्रेप लीडर लिया था, लेकिन वो लेने के बाद भी अप्रोक्स थर्ड ईयर में तो कुछ उतना खास पढ़ाई हुआ नहीं। और उसके बाद से फिर कोविड आना स्टार्ट हो गया, तो कोविड में 1-1.5 साल ऐसे निकल गया। जब हम लास्ट ईयर में थे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ से कंप्लीट करके यहाँ पे आए हुए थे, और जैसे फिर इंडिया में आए तो फिर उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। बहुत सारा लोगों का यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा, कुछ सीनियर से टिप्स वगैरह भी ली। बहुत लोग सही बताएं, कुछ लोग मतलब जो जैसे पास हुआ वो अपना एक्सपीरियंस बताता गया, और मैं भी वैसे ही फॉलो करता गया। तो सबसे पहले इसमें था कि मैं सोचा कि कोई कोचिंग क्लास वगैरह ज्वाइन कर लें, तो कुछ सीनियर्स वगैरह ने मना कर दिया कि कोचिंग क्लास ना ही लो, फर्स्ट अटेम्प्ट है, खुद से मेहनत करो, ऐसे ऐसे स्टार्ट करो प्रिपरेशन, और उसके बाद से आराम से तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट किया और वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रेप लीडर था उसका फिर नोट्स लिया, रैपिड रिवीजन। वहाँ पे कुछ मेन नोट्स वगैरह पढ़े थे। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पे, और ये भी है कि मैं वहाँ पे पूरा 19 सब्जेक्ट कंप्लीट भी नहीं किया था। ये सबसे बड़ा मेरा डिसएडवांटेज है कि अगर मैं वहाँ एक बार भी कम से कम कंप्लीट कर लिया होता 19 सब्जेक्ट, तो फिर मुझे यहाँ पे आसानी हो जाता रिवाइज करने में और उस सब्जेक्ट को समझने में। और दूसरा चीज़ कि मैं वहाँ पे भी क्वेश्चंस नहीं लगाया था, तो फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने बुक प्रेफर किया, जो कि था वो एफएमजी सॉल्यूशन है। उस वक्त बहुत ज़्यादा चलता था और बहुत लोग खरीदते भी हैं, लगाते भी हैं। हालांकि उससे रिजल्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन जब बेसिक ही नहीं पता था तो फिर रिजल्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 6 महीना बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत किया। अप्रोक्स सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवीजन किया। उस वक्त मैं पहले दिल्ली में रहता था, लेकिन नोएडा साइड में रहता था। तो प्रिपरेशन करते गया 3 से 4 बार रिवीजन किया। फिर क्वेश्चंस के लिए वही एफएमजी सॉल्यूशंस लगाया और फिर एग्ज़ाम दिया। तो उस वक्त मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, उस वक्त मेरा मार्क्स आया था 138। जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था तब मुझे लगा कि नहीं, ये एग्ज़ाम निकल सकता है। क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही इसमें हार्ड नहीं है, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। हम ज़्यादा हाई फाई पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से हमारा रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगता गया, फिर समझ में आया कि यहाँ लोचा कुछ और है। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर्स के लिए नंबर वगैरह का कुछ नहीं इसमें सिस्टम है। आराम से जितना जेन्युइन नंबर आता है उतना मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप रिपीटर होते जाइएगा तो फिर आपके साथ समस्या खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर रिजल्ट कब होगा कब नहीं होगा वो कोई नहीं जानता है। तो उसके बाद से फिर मैं घर गया। घर जाने के बाद कुछ सीनियर से फिर बात वगैरह किया जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, चाहे जो मेरे फ्रेंड वगैरह थे, जो मेरे ग्रुपमेट थे, उनसे पूछा कि भाई कैसे स्ट्रेटजी बनाए थे, क्या पढ़े थे। फिर उन्होंने बताया, फिर उसके बाद से वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। हर किसी का अपना अपना ही स्ट्रेटजी था, टाइम टेबल था, लेकिन जेन्युइन क्या है ये नहीं कोई बताया। कोई बोला कि भाई मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ के ही पास हो गया, कोई बोला कि मैं 12 सब्जेक्ट पे ही पास हो गया। उसके बाद से फिर मैं आया गौतम नगर में और यहाँ पे फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में तो मैं लाइब्रेरी में अप्रोक्स 12 से 14 घंटा तक बैठता था। उस वक्त सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी था, बहुत ज़्यादा जोश था कि नहीं इस बार तो निकाल ही लेना है, कुछ भी हो जाए इस बार निकाल ही लेना है। तो
फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा पहला गलती ये आ गया कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा जोश दिखाने लगा, और जैसे जैसे यहाँ पे समय ढलने लगा, समय बीतने लगा, तो उस वक्त फिर पढ़ने का मन हटने लगा, क्योंकि कंटिन्यू अब एक ही चीज़ को, एक ही टाइम टेबल फॉलो कीजिए, एक ही खाना खाइए, एक ही जगह रहिए, ऐसे करते करते फिर आदमी का जो मन है वो थोड़ा सा अजीब होने लगता है कि यार क्या रोज़ सुबह उठना 7 बजे 8 बजे, रोज़ लाइब्रेरी जाओ, रोज़ पढ़ाई करो, रोज़ ये करो, ऐसे करते करते ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होने लगा। ये मेरा पहला गलती था। दूसरा गलती ये था कि मैं वहाँ पे फिर क्वेश्चंस वगैरह लगाया तो था, लेकिन उतना नहीं लगाया था जितना कि ज़रूरी है इन सेंस की, मतलब क्वेश्चंस जो है वो डेली मुझे लगाने थे, जो कि 50 से 100 के बीच में, और उसके साथ मॉक टेस्ट देने थे। तो मैं ये दोनों नहीं किया था सेकेंड अटेम्प्ट में भी। हालांकि मुझे बताया गया था, बहुत लोग बताए भी थे कि क्वेश्चंस जरूर लगाओ, तो उसमें मैं लगभग मेरे हिसाब से किसी दिन 20 क्वेश्चन, किसी दिन 30 क्वेश्चन, किसी दिन 40 क्वेश्चन, बस इतना ही लगाता था। और थ्योरी जो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका था, जो मेरा नोट्स था प्रेप लेटर का, वही मैं फिर पढ़ता था। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने एक भी मॉक नहीं दिया। तो मेरा सेकेंड गलती ये रहा कि मैंने मॉक नहीं दिया। और फिर सिलेबस आदमी जब पढ़ना स्टार्ट करता है, बार बार रिवीजन करता है, तो वो भूलता भी ज़्यादा है। क्या है कि एमबीबीएस का जो कोर्स है वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड, इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब कि वो चीज़ करिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। यानी कि वो चीज़ ज़्यादा फोकस करना है इसमें कि जिससे हमारा एग्ज़ाम हम आसानी से पास कर जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इवन हम सेकेंड अटेम्प्ट में कुछ लगाए थे, और कुछ वीडियोस वगैरह भी देखे थे, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं था। उस वक्त मैं नीट पीजी का एक भी वीडियो और एक भी क्वेश्चंस नहीं लगाया था। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम में मेरा फिर रिजल्ट नहीं हुआ, उस वक्त आया 144 के आसपास। फिर मैं थर्ड अटेम्प्ट में बहुत मतलब परेशान था, एंजाइटी होने लगा था, डिप्रेशन में करीब 10 से 12 दिन, इवन 15 दिन तक मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया, और मन नहीं करता था पढ़ने के लिए, कुछ भी करने को मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि हम एमबीबीएस करके ही बेकार कर दिए, पैसा वेस्ट हो गया, बहुत सारा नेगेटिविटी आने लगता था। उस वक्त सबसे बड़ी चीज़ था कि कोई साथ देने वाला नहीं था। जो दोस्त पास भी हो गए थे वो भी कभी कॉल नहीं करते थे, कभी हाल चाल नहीं पूछते थे, कभी अगर कोई था भी 1-2 दोस्त तो महीना में एक बार कॉल कर लिया। मतलब अकेलापन इतना रहता था कि हमेशा आदमी परेशान ही रहता था। फिर कुछ दोस्त थे जो कि सपोर्ट हमेशा करते थे, जो कि हमेशा बात करते थे, बताते थे कि ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, मोटिवेट करते थे। और कुछ दोस्त जो थे उन्हें कुछ मतलब नहीं था। उसके बाद से फिर से थर्ड अटेम्प्ट में स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, हिम्मत अंदर से लाना स्टार्ट किया कि नहीं चलो यार इस बार फिर से मेहनत करते हैं, और जो गलतियां हैं सारी ढूंढते हैं। फिर उसके बाद से काफ़ी लोग से बात वगैरह किया, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखा, तो यूट्यूब के वीडियो से तो उतना कुछ खास मिला नहीं, लेकिन जो ओवरऑल था वो मतलब एनालिसिस किया कि हाँ ये पॉइंट करना है, ये चीज़ पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, इससे रिजल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से स्ट्रेटजी बनाया, टाइम टेबल बनाया, सब कुछ बनाया, रिवीजन किया अप्रॉक्स 4 से 5। उस वक्त मैं मॉक टेस्ट भी दिया, और नीट पीजी का क्वेश्चंस भी लगाया, नीट पीजी क्वेश्चंस का वीडियोस वगैरह रिकॉल वगैरह भी देखा, एफएमजी का भी रिकॉल वगैरह देखा, सब कुछ किया, सही किया, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में भी रिजल्ट नहीं हुआ। फिर एनालिसिस किया, और एक चीज़ मैं हमेशा करता था कि जब भी मैं एग्ज़ाम दे के आता था तो हमेशा उसको रिकॉल को मिलाने की कोशिश करता था। वैसे जो रिकॉल है वो जेन्युइन तो नहीं होता है, लेकिन एक हद तक ठीक ही होता है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आप ये आंसर उसमें मारे हैं और ये आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितना आप रिकॉल मिला रहे हैं उसमें 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब किसी भी स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम देके ऑलरेडी आते हैं, इतना प्रेशर में रहते हैं, इतना टेंशन एंजाइटी में रहते हैं, तो वो टोटल 300 क्वेश्चंस रिकॉल करना आसान भी नहीं है। जितना हो सकता है उतना तो रिकॉल हो ही जाता है। तो उसमें मैंने हमेशा जब मिलाया तो 170 प्लस नंबर मेरा रिकॉल में आ रहा था। 10 नंबर ऊपर नीचे लेकर चलते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिकॉल नहीं हुए थे, मैं उसको छोड़ दिया था। जो मुझे याद था 100% कि हाँ मैं यही मारा हूँ, और टीचर मतलब जो रिकॉल कराया तो उसमें लगा कि हाँ ये सही है, तो वैसे करके 170 प्लस आ रहे थे।
तो मुझे लगा कि इस बार तो रिजल्ट मेरा हो ही जाना चाहिए। तो फिर उस बार भी मेरा 140 के आसपास मेरा नंबर आ गया। फिर मुझे समझ में नहीं आने लगा कि मेरा जब रिकॉल में नंबर इतना आ रहा है, जीटी में हमेशा नंबर इतना आ रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी रिजल्ट हो क्यों नहीं रहा है। फिर ये 140 और 149 के बीच में अटक जा रहा है। फिर बहुत कुछ सीनियर्स जो थे, जो मेरे से भी सीनियर्स हैं और अभी तक एग्ज़ाम नहीं निकला है, ऐसे ही कभी मिलते थे पार्क वगैरह में तो बात वगैरह करना स्टार्ट कर देते थे कि सर देखिए ना ऐसे हो गया है, मैं रिकॉल मिलाया हूँ इतना आ रहा है और रिजल्ट आया तो इतना आया। तो कुछ कुछ सीनियर्स ये बताने लगे कि देखो अगर ये एग्ज़ाम पास करना है तो इसमें कम से कम 200 प्लस लाना पड़ेगा। और थर्ड अटेम्प्ट तक एग्ज़ाम देने के बाद मुझे भी ऐसा अंदर से आने लगा कि लगता है कुछ ना कुछ इसमें है, कि ये सिर्फ फ्रेशर्स का ही रिजल्ट ज़्यादा होता है, रिपीटर का रिजल्ट नहीं होता है। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि हाँ मुझे अब 200 ही एग्ज़ाम में सही करना है, तभी मैं पास हो सकता हूँ, नहीं तो मेरा रिजल्ट फिर नहीं होगा। और भी लोगों से सुना, कुछ फैकल्टीज से भी पूछा, टीचर से भी पूछा। वो डायरेक्टली तो अब कोई नहीं बताता है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में बताते थे कि कोई नहीं, इस बार मेहनत करो, कुछ ज़्यादा नंबर से तुम्हारा नहीं है, थोड़ा सा नंबर है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। कोशिश करो कि हमेशा 180 190 प्लस ही सही मारने के लिए। उसके बाद से फिर बहुत इस पे ऊपर मैं रिसर्च वगैरह किया, क्या है इसका एनालिसिस किया कि रिजल्ट कब बढ़ता है कब घटता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जो कि मैं जब फर्स्ट पेपर दिया था, यानी कि जैन 2023 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था, उस वक्त एग्ज़ाम होने वाला था दिसंबर 2022 में, वो डिले हो गया था और वो जैन 2023 में चला गया था। उस वक्त सबसे हाईएस्ट रिजल्ट रहा है इधर 5 to 7 ईयर्स के बीच में, जो कि 30% गया है। वो मुझे ऐसा लगता था कि वो एक इसलिए था कि बीच में कोरोना वगैरह आया हुआ था और उस ड्यूरेशन में बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ फेल हो गई थी, बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ वगैरह हो गई थी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हो सकता है कि वो रिजल्ट को वहाँ इंक्रीज किए, लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं हुआ है और शायद हर बार आगे नहीं भी हो, क्योंकि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो और लाने वाला हूँ जो कि पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा और बताऊंगा कि कितना रिजल्ट किस बार गया है, ऐसा क्यों होता है, रिपीटर का नंबर क्या कम आता है, कितना कम आता है। सारी चीज़ हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। उसके बाद से मैं फोर्थ अटेम्प्ट के लिए फिर लग गया, फिर हिम्मत नहीं था पढ़ने को, करीब 15-20 दिन तक फिर वही मन नहीं कर रहा था, नेगेटिविटी आ रही थी, बहुत अकेला आदमी हो गया था, क्योंकि जितने भी दोस्त वगैरह थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि फिर MBBS करना ही बेकार था अब्रॉड से। फिर किसी न किसी तरह करके आदमी हिम्मत जुटाया और फिर एक बार फिर से तैयारी करना स्टार्ट किया और इस बार रिजल्ट लेके ही रहना है। और इतना भी दिमाग में था कि मुझे इस बार ज़्यादा नहीं पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करना है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं उस टॉपिक को मुझे पूरा डिटेल से पढ़ना है, ताकि अगर नेक्स्ट बार वहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो फिर मेरा गलती ना हो। और उसके लिए मैं फिर स्ट्रेटजी बनाया और हर हफ्ता हर वीक में एक मॉक टेस्ट देने लगा। मॉक टेस्ट में भले मेरा नंबर अच्छा आए ना आए, उससे मुझे फ़र्क नहीं था। मैं हर वीक एक मॉक टेस्ट बनाता था और एक छोटा सब्जेक्ट पढ़ता था। मॉक टेस्ट देने से बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ, सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने लगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है कि नीट पीजी और FMG का जो प्रीवियस ईयर का टॉपिक है और क्वेश्चंस है वो सारे मिक्स होकर के रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा याद होने लगी और वो ही सिली मिस्टेक कंट्रोल करती है। और वही सिली मिस्टेक कंट्रोल हुआ कि मेरा एग्जाम भी निकला। तो जब आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि नीट पीजी का कम से कम 3 साल और FMG का कम से कम 6 पेपर यानी कि 3 साल उसका भी वीडियो देखने के लिए एक बार उसका वीडियो देखिए और एक बार कोशिश करिए कि अपने से खुद से क्वेश्चंस लगाने के लिए। और मॉक टेस्ट भी कोशिश करिए कि कम से कम हर हफ्ता एक देने के लिए। अगर हर हफ्ता नहीं हो सकता है तो 10 दिन पर बना लीजिए या महीना में 2 बना लीजिए, लेकिन जितना से जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए। नोट्स ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट आपका तय नहीं करेगा, लेकिन जितना आप क्वेश्चंस लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका चांसेस है कि रिजल्ट हो जाएगा। आप
ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए जिसमें कि आप 6 to 7 आवर्स आप सिर्फ नोट्स पढ़िए, आप थ्योरी पढ़िए, जो आपका जो भी फैकल्टी आप चूज किए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेप पढ़ना है या मैरो पढ़ना है या मिस्ट पढ़ना है या जो भी फैकल्टी है, कोई ज़रूरी नहीं है। वो जो फैकल्टी आप पकड़े हुए हैं वही फैकल्टी पकड़े रहिए, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था मैं शुरू से ही प्रेप पे ही था और लास्ट अटेम्प्ट तक ही प्रेप ही पढ़ा। साइड में और भी क्लासेस में ज्वाइन किया, लेकिन मैं उनका नोट्स नहीं पढ़ा। उनका नोट्स में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स था, मैं दोनों नोट्स को एक बार ओपन करता था और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगता था फिर मैं उस दोनों को उसमें ऐड कर लेता था। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोर्स कभी भी चेंज मत कीजिए, क्योंकि सोर्स चेंज करने की वजह से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी छपे होते हैं, जो हमें याद रहते हैं, वो आप भूलना स्टार्ट कर दीजिएगा और एग्ज़ाम में फिर वो रिकॉल नहीं हो पाता है। और फिर जब रिकॉल नहीं हो पाएगा तो फिर सिली मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था तो मेरा ज़्यादा उसमें नंबर तो नहीं आते थे, वही 160 170 बस इतना ही नंबर आते थे। लेकिन इससे क्या होता है ना कि जब बार बार जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक तो बैठने का आपका जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। कम से कम मुझे एक बार में 150 क्वेश्चंस लगाने हैं और उतना ड्यूरेशन मुझे बैठना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बाउंडेशन है और जब एग्जाम में टाइम बाउंडेशन है तो मुझे उतना देर बैठना पड़ेगा, मुझे दिमाग को फोकस रखना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट देने की वजह से आपका ये चीज़ इम्प्रूव होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपका स्टडी करना नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम में अपना प्रेशर को कंट्रोल करना है, आपको वहाँ पे स्ट्रेस कम लेना है, वहाँ पे आपको एंजाइटी को कंट्रोल करना है। अगर ये चीज़ कंट्रोल करिएगा तो 100% रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली हम तो सब कुछ सही से पढ़ रहते हैं, सब कुछ हमें याद भी है, यहाँ पे हम मॉक टेस्ट देते हैं अच्छा नंबर आता है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद वही फिर गड़बड़ हो जाता है। मेरा थर्ड अटेम्प्ट जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त भी मेरे साथ यही हुआ था। मैं इतना ज़्यादा एंजाइटी में चला गया था कि उस वक्त मुझे एक भी रिकॉल ढंग से याद नहीं था। मैं बाहर जब आया तो मुझे ये भी इवन पता नहीं था कि ये भी क्वेश्चंस आया है, मुझे लगा कि ये तो आया ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे एंजाइटी एग्ज़ाम में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि नहीं इस बार निकाल ही लूँगा। फिर अंदर से एक डर भी लग रहा था कि यार इस बार भी नहीं निकलेगा लग रहा है, अगला बार क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे बहुत सारा नेगेटिविटी आने लगा था एग्जाम के ड्यूरेशन में। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं अपने जब भी स्ट्रेटजी बनाता था, टाइम टेबल बनाता था, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि जो मैं टाइम टेबल बनाया हूँ उतना में मैं पूरा का पूरा अपना सब्जेक्ट्स रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लूँ। कभी मैं ऐसा नहीं किया कि 1 महीने का टारगेट बनाया और उसे पूरा करने में 1.5 महीने लग गए। क्योंकि जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, मान लीजिए अगर किसी सब्जेक्ट को आप ले रहे हो, 2 दिन ले रहे हो, 3 दिन ले रहे हो, तो कोशिश करिए कि उतना दिन में ही कंप्लीट कर लेने के लिए। ये मत सोचिए कि आज छोड़ो कल पढ़ लेते हैं या परसों पढ़ लेंगे। कल कभी नहीं आता है और वो करते करते एग्जाम एक दिन आ जाएगा। तो जो अपना टाइम टेबल बनाए हैं, जितना जो सब्जेक्ट जिस दिन पढ़ना है, कोशिश कीजिए कि उस दिन ही ख़त्म करके ही रूम जाएं। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो तो कम से कम ख़त्म करके ही जाने के लिए। मैं इस पे ऑलरेडी एक मिस्टेक के ऊपर टोटल मैं 7 मिस्टेक्स जो है आमतौर पर FMG स्टूडेंट करते हैं, जिसमें से 3-4 मिस्टेक्स मैंने भी किया था। मैं ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। और अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उस मिस्टेक को कंट्रोल करने के लिए वो मिस्टेक नहीं कीजिए, उसकी वजह से आपका रिजल्ट जरूर इम्प्रूव होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ टिप्स और मोटिवेशन से रिलेटेड मैं रील्स डालता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।